एनपीएस में आपका निवेश शुरू हो चुका है या आप अपना निवेश प्रारंभ करने की सोच रहे हैं। सबसे पहले टीयर 1 अकाउंट ओपन होता है। तो ये टीयर 1 अकाउंट होता क्या है, इसमें टैक्स बेनिफिट क्या हो सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग क्या हो सकती है, प्रीमेच्योर एग्जिस्ट होता है कि नहीं, पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये सारे सवाल आते हैं तो ये पाठशाला आपके लिए ही है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे आप इसे क्लियर समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे यहां पर वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनपीएस क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम। तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू किया था। यहाँ पर इन्होंने सेना को इस स्कीम से अलग रखा। दूसरा है कि इस स्कीम को पीएफआरडीए रेगुलेट करती है, जिसका पूरा नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे हमारे शेयर मार्केट को सेबी और इंश्योरेंस को इरडा इंडिया करती है, उसी तरह इसके रेगुलेशन का काम पीएफआरडीए करती है। तो ये ऑल सिटीजन, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर सारे एम्प्लाई के लिए उपलब्ध है मई 2009 से। और इसका नाम मई 2009 में बदलकर नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया, जिस दिन से यह सबके लिए उपलब्ध हो गई थी। यह बेसिकली एक पेंशन अकाउंट है जहां पर लंबे समय के लिए पैसे रखे जाते हैं जिससे आपको पेंशन मिल सके। यह कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड की तरह काम करता है जहां पर आपका सहयोग होता है, और एम्प्लॉयर के रूप में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से भी फंड यहां पर मिलता है। जब आप एनपीएस में इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका टीयर 1 अकाउंट ही ओपन किया जाता है। जब आप टीयर 1 अकाउंट ओपन करते हैं तो एनएसडीएल आपको एक यूनिक नंबर देता है। एनएसडीएल क्या है? यह आपका सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव यही करती है। प्रान नंबर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, जैसे आपका पैन कार्ड होता है, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो वो इनकम टैक्स के संबंध में काम आता है। यहाँ पर प्रान आपके पेंशन के एक अकाउंट के रूप में काम करता है। इसे आप कभी भी अगर आपने जॉब बदली, आपने से शहर बदला, तो आप इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपको नया प्रान अलॉट कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। अब आता है बात की एम्प्लॉयर इसमें आपके अगेंस्ट में कंट्रीब्यूशन खुद का भी जमा करता है अगर आप गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो होता है शुरुआत में ये 500 रुपये से शुरू होता है। आप फर्स्ट टाइम 500 रुपये जमा करते हैं और यहाँ पर आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है एक पूरे साल में 1000 रखना होता है। अर्थात आप अगर इस अकाउंट को रन करना है तो शुरुआत 500 से, लेकिन हर साल आपको 1000 रुपये डालना है। मैक्सिमम की यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसकी पात्रता क्या है, कौन इसको खोल सकता है। तो पहली तो कि इस आपकी एज 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। शुरुआती समय में इसकी एज 18 से 60 वर्ष ही थी। अभी 2021 में इसकी एज बढ़ा के 70 वर्ष तक कर दी गई। अब दूसरा कि कोई भी इंडियन या एनआरआई इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तीसरी बात कही गई कि एम्प्लाई अपने डीडीओ जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका सैलरी जहां से आपकी विड्रॉ होती है, उनके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल सिटीजन है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं या बैंक जो पीओपी होते हैं उनके माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जो इसको एनएसडीएल मानता हो, पहचान करता हो। और आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक रनिंग ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर आपके एनएसडीएल सारे फ्यूचर कम्युनिकेशन करेगा। अब समझ लेते हैं कि आप टीयर 1 अकाउंट से रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में ऑटो चॉइस मिलता है, और ये जो आपका फंड होता है इक्विटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है।
पेंशन फंड मैनेजर आपके फंड को जो प्री डिफाइंड है, पहले से स्कीम तय है गवर्नमेंट एम्प्लॉई या कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉई के लिए, उन्हीं में ये निवेश करते हैं और इनका जो पोर्शन है वो भी डिफाइंड है, कितना परसेंट इनका पोर्शन किस स्कीम में करना है। तो ये पहले से पीएफआरडीए एनएसडीएल ने तय किया हुआ है। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर चाहें तो अपने पेंशन फंड मैनेजर को या इन्वेस्टमेंट पैटर्न, मतलब जो आपकी स्कीम इक्विटी में कितना परसेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ये आप चाहें तो कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। अभी वर्तमान में आप साल में एक बार पीएफएम पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं और 2 बार अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। आगे यहाँ पर है कि सब्सक्राइबर चाहे तो इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकता है और ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ एक कैप लगा हुआ है, वो 50% से ज़्यादा अपने एक्सपोजर को इक्विटी में नहीं कर सकता है, चाहे आप ऑटो चॉइस में जाएंगे चाहे एक्टिव चॉइस में। यहाँ पर वही बात मैंने जो कही एक्टिव चॉइस की, तो यहाँ पर ऑल सब्सक्राइबर के लिए एक्टिव चॉइस उपलब्ध है। रिटायरमेंट के लिहाज से आपको 60 साल तक यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना होता है। आप चाहे तो प्री मैच्योर एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, तो उसके अपने रूल रेगुलेशन हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो 3 साल तक अपने एन्युटी प्लान को रोक सकता है, अर्थात अपनी पेंशन को रोक सकता है। और दूसरा आगे कहा गया है कि सब्सक्राइबर चाहे तो अपने 60% जो विड्रॉल कर सकता है कॉर्पोरेट संचित धन रिटायरमेंट पर, उसमें से 70 वर्ष की आयु तक उसको भी रोके रह सकता है, अर्थात चाहे तो अपना 60% अमाउंट ना निकालें। आपका कॉर्पस वो होता है जो आपका कंट्रीब्यूशन, आपके एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, आपके मार्केट की ग्रोथ माइनस जो चार्जेस लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्जिस्ट और विड्रॉल कैसे करते हैं इसमें। तो आप जब 60 साल की एज में पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, फिर प्री मैच्योर एग्जिस्ट आप कर सकते हैं 10 साल के बाद। एनी सब्सक्राइबर कैन बी कंट्रीब्यूट टिल द एज ऑफ 75, तो कोई भी यहाँ पर 70 साल की उम्र में शुरू करके 75 साल की उम्र तक निवेश कर सकता है। तो यहाँ पर अगर पार्सली विड्रॉल करना चाहते हैं, आपको कोई आकस्मिक जरूरत हो गई उसके लिए, तो आप 3 साल बाद अपने कंट्रीब्यूशन का 25% विड्रॉल कर सकते हैं। 3 साल बाद तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सब्सक्रिप्शन टाइम में सिर्फ 3 बार ही विड्रॉल कर सकते हैं, अर्थात 60 वर्ष की एज तक आप सिर्फ 3 बार ही विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे बच्चे की शादी, बच्चे की हायर एजुकेशन, कोई नया स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने घर खरीदने के लिए, घर की मरम्मत, और कोविड के इलाज के लिए भी आप ले सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का भी इनका बना हुआ है पूरा चार्ट, कौन सी बीमारियों के लिए आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात अच्छी कि जो 3 बार निकालने की बात की गई, इसमें कोई गैपिंग नहीं रखी गई। आप चाहे 1 साल बाद ही निकाल सकते हैं, आप चाहे तो 10 साल बाद निकालें, तो यहाँ पर मिनिमम गैप कोई नहीं रखा गया है। तो अगर आप 60 वर्ष से पहले यहाँ पर या अपने रिटायरमेंट एज से पहले आप अपना एनपीएस अकाउंट बंद करना चाहते हैं, तो 20% जो आपका कॉर्पस होगा आप उसे निकाल लेंगे और 80% कॉर्पस पर आपको एन्युटी परचेज करनी होगी, जिससे आपको पेंशन मिलेगी। आगे कहा गया है कि अगर आप 60 वर्ष की आयु या आपकी जो अधिवासिता आयु है वहाँ पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पर आप 60% कॉर्पस एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं और 40% कॉर्पस से आपको अनिवार्य रूप से एन्युटी खरीदनी होगी, जिससे आपको मंथली पेंशन मिलेगी। अब इसके टैक्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप 80CCD1 के तहत 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ये भी आपके 80C को ही कवर करता है। पार्शियली विड्रॉल अमाउंट जो होता है टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, अर्थात आप पैसा जो 25% निकालते हैं इस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। आप चाहें तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं 50,000 तक का, और यहाँ पर 80CCD1B में आप इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यह आपके 80CCE से ओवर होता है, अर्थात आपका जो 80C जो ज़्यादा फेमस सेक्शन है, 80C में आप 1,50,000 तक ले सकते हैं और 50,000 अलग से, तो आप 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट यहाँ एनपीएस से प्राप्त कर सकते हैं। और एक बड़ी बात है कि आपका जो एम्प्लाई कंट्रीब्यूशन देता है वो आपकी इनकम में ऐड होता है, इसलिए उसे आप 80CCD2 के तहत टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं। जो एम्प्लाई कंट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट के, यहाँ पे आप 10% छूट ले सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई यहाँ पर 14% का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट में यहाँ पर एम्प्लाई कंट्रीब्यूशन तो 14% है, लेकिन डिडक्शन अभी भी 10% ही है।
वहाँ पर उन्हें एम्प्लॉय के 4% कंट्रीब्यूशन पर टैक्स देना पड़ सकता है उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर ट्रिपल ई का बेनिफिट लेते हैं एनपीएस में। ट्रिपल ई एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड, अर्थात जो फंड आप इसमें निवेश करते हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं होता है, जो इस पर ब्याज मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा, और प्लस जो आप मेच्योरिटी इसमें से विड्रॉल करेंगे 60%, उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। अब आगे है कि आप जो 60% रिटायरमेंट कॉर्पस करते हैं वो एग्जेम्प्टेड होता है और 40% पे आपको एन्युटी खरीदनी होती है। बहुत बार देखा है मैंने लोगों में ये होता है कि 40% जो एन्युटी होगी उस पर भी मुझे टैक्स देना पड़ सकता है। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपका जो पेंशन अमाउंट बनेगा, जो पेंशन आपकी मिलेगी, तो वो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ सकता है। वर्तमान में 5 लाख तक अगर आपको पेंशन मिल रही तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई, अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर पाया हूँ तो कमेंट बॉक्स में एस जरूर लिखिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे रिप्लाई जरूर करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर लीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, किसी और वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही फाइनेंस की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।